क्या हो जब देश के लिए अपना बलिदान देने वाले सैनिक जो सर्वोच्च जीवन अपना देश के लिए बलिदान देते हैं, लेकिन उन्हीं की समस्या सामने आई है। आज यहाँ पे यशवंत स्टेडियम में एल्गार सैनिक हक यह अपनी आवाज़ उठा रहा है और हम जानेंगे कि आखिर सैनिकों की कौन सी मांगे वो सरकार तक पहुँचा रहे हैं, क्या मांगों को लेकर आज सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। जी सर, ये 75 साल के बाद पहली बार सैनिक के इतिहास में ये हो रहा है। हमारी मांगे बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, जो इम्पोर्टेंट है। हमारा जो सैनिक है इसको नेतृत्व नहीं है। आज महाराष्ट्र में और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और महाराष्ट्र में 36 जिलों में आप देख रहे हैं हमारा सैनिक परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा नेतृत्व नहीं है। 20,000 माजी सैनिक परिवार आएगा पूरा, लेकिन हमारा कोई नेतृत्व नहीं, विधिमंडल में नहीं है। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ECHS है, जितने प्रॉब्लम है एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। हमारा जवान सैनिक शहीद हो जाता है, उसके फैमिली को नौकरी नहीं है, वो परिवार रोड पर है। और कहने का मतलब देश का सर्वोच्च बलिदान सैनिक को माना जाता है, लेकिन हमारा मतलब इस जो क्षेत्र है इसमें कोई जगह नहीं है, हमारा नेतृत्व नहीं है। विधिमंडल में राज्यपाल कोटे से हमारे 2 मिनिमम आमदार होने चाहिए जो हमारी आवाज उठाएंगे और हमारे जो शहीद सैनिक पत्नी और हमारी जो एक्सीडेंटली डेथ सैनिक है इनको नौकरी मिलनी चाहिए। यह हमारी मांग है और ये मांग अगर मानी नहीं गई तो ये देशव्यापी आंदोलन आने वाले 1 महीने के अंदर होगा जो पूरे देश में चलेगा। अपनी मांगों को लेकर आप किसे मुलाकात करेंगे विधान भवन में और किसे अपनी समस्या सामने रखेंगे? मुलाकात करना ही नहीं चाहेंगे सर हम। 13 तारीख का जो आंदोलन है, यहाँ पूरा स्टेडियम पूरा सैनिकों का, माजी सैनिक कोर्ट मेडल पर आपको भरे हुए नजर आएंगे। हमारे पास आकर मुद्दे पूछे जाए, उसका अगर वो सॉल्यूशन लेटर के साथ देते हैं तो हम आंदोलन छोड़ेंगे, अन्यथा यह आंदोलन उठकर फिर दिल्ली जाएगा। तो ये थे यहाँ पे हमारे साथ में माजी सैनिक से, जिन्होंने कहा कि माजी सैनिकों की आवाज़ सरकार की समस्याएं क्यों नहीं वो समझ पा रही है, जबकि सैनिक अपना सर्वोच्च जीवन देश के लिए बलिदान करता है और कहीं ना कहीं जब उसकी यहाँ पे अगर आवाज़ नहीं सुनी गई है तो हम सरकार को जगाने का काम अपने आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं और ये बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर देती। माजी सैनिकों की और भी समस्याएं सामने देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार अभी तक उस पर ठोस कदम नहीं उठा रही है, ऐसा आरोप माजी सैनिक के ओर से लगाया जा रहा है। और हमारे साथ में यहाँ कमांडर कमलेश जी भी मौजूद है। सर, क्या और समस्याएं हैं जिसे सरकार को आप अवगत करा रहे हैं? धन्यवाद। नागपुर समय चैनल का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहब देखिए, ऐसा है कि पिछले 75 साल में सैनिक ने कभी भी रास्ते पर उतरने की जरूरत नहीं की। सैनिक एक लॉ एंड डिसिप्लिन में चलने वाला आदमी होता है। बाकी सिविलियंस के जैसा सैनिक सरकार को कोई दिक्कत पहुंचे या कोई हमसे तकलीफ हो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करता। परंतु अभी नौबत ऐसी आ गई कि सरकार ने हमारे सैनिकों की समस्याओं के ऊपर पूर्णतः ही अपना आँख मूंद ली है और हम एक जीवित आदमी होते हुए हमें सैनिक परिवार की समस्या को देखा नहीं जा रहा है। तो एक उस प्रोफेशन में नौकरी के इस नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। सैनिकों की दो मांगे इस प्रकार हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला, हमारी आवाज़ बुलंद करने वाला एक विधानसभा या विधान परिषद में कोई सैनिकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जिसको सैनिकों की समस्या के बारे में जानकारी हो, ऐसा ही आदमी विधानसभा या विधान परिषद में चुनकर जाए। हम अपने बलबूते पर चुनकर नहीं आ सकते, इसलिए हमारी मांग है कि राज्यपाल कोटा से, गवर्नर के कोटा से कम 2 सैनिक वहाँ पर नियुक्त किए जाए आमदार बनकर के, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करे। एक ये है। दूसरा है, हमारा कोई भी सैनिक जब मृत्यु हो जाती है, सैनिक की एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसका परिवार जो है पूर्णतः रास्ते पर आ जाता है। उसका उदर निर्वाह का कोई साधन नहीं रहता, उसका इनकम का पूरा सोर्स खत्म हो जाता है। तो हमारी
राज्य शासन से, राज्य सरकार से मांग है कि वो जिस तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुकंपा के माध्यम से नौकरी मिलती है, वैसे हमारा सैनिक शहीद होने पे या हमारे सैनिक की एक्सीडेंटल डेथ होने पे उसके परिवार को या उसके पाल्य को सरकारी नौकरी दी जाए, यही हमारी मांग है। इसी को लेकर के हम 9 दिसंबर से धरना आंदोलन पे बैठे और 13 तारीख को हम भव्य एल्गार करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में कमांडर कमलेश जी, जिन्होंने बताया कि राज्यपाल से कोई ना कोई ऐसा आमदार खड़ा करे जो हमारी समस्याओं को लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम वो करे, और कहीं ना कहीं हम देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं लेकिन हमारा परिवार ही सुखी नहीं है। तो जिस पूरी समस्याओं को लेकर अभी देखना यह है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर सरकार क्या ठोस निर्णय निकालती है। और भी यहाँ पे कमांडर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या और समस्याओं से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं? साहब, मैं सूबेदार गुणवंत सोमकुल बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दिल्ली से लेके जो केंद्र शासन है और राज्य शासन है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि दिल्ली से लेके गली तक जो आज ये लोग चैन की नींद सो रहे हैं, ये सैनिकों के वजह से, सशस्त्र सेना बल की वजह से सो रहे हैं। और आज उनके जो मुद्दे, जो हम लोग जो मुद्दे लेके बैठे हैं, आज आंदोलन उपोषण कर रहे हैं। 13 तारीख को हमारा यलगार मोर्चा है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने हमें मजबूर किया। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या केंद्र सरकार भी सुने, राज्य सरकार भी सुने। यलगार मोर्चे में कुल कितने सैनिक वहाँ पे मौजूद रहेंगे और कितने लोग इसमें शामिल होंगे? ये यलगार मोर्चा एक ऐतिहासिक मोर्चा है। नागपुर शहर में पहली बार ये ऐतिहासिक मोर्चा निकल रहा है। यहाँ से कम 1000 से 1200 सैनिक पूरे महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे महाराष्ट्र में हम पूरे सैनिक रास्ते पे उतरकर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं। ये थे हमारे साथ में कमांडर, जिन्होंने बताया कि 13 तारीख को एक भव्य मोर्चा यहाँ से निकाला जाएगा, जिसमें तकरीबन महाराष्ट्र से पूरे सैनिक वहाँ पे हाजिर होंगे। और कहीं ना कहीं इस भव्य मोर्चे को लेकर विधान भवन में हम वहाँ धरना आंदोलन करेंगे और हमारी मांगों को सरकार जल्द पूरा करे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।